हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपका, जिसके अंदर पीसीएस का एग्ज़ाम भी आया है आपका रिसेंटली, जो 12 जून को होने वाला है। और साथ में एई असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है 29 ऑफ मई, जिसके एडमिट कार्ड जो है वो इशू हो चुके हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्स को पर्टिकुलरली हम फोकस करते हुए ये पर्टिकुलर सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक 18 सेट्स कर लिए हैं। ओके, दिस सेट इज़ 19 सेट। ये है हमारा सेट नंबर 19। ठीक है, 18 सेट हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। और आई होप सो वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें जो लोग देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पूछा है व्हाट कॉजेज द इंक ऑफ अ पेन। पेन जो होता है आपका, उसके अंदर जो इंक होती है कम्स आउट वाइल ट्रैवलिंग ऑन एन एरोप्लेन। एरोप्लेन के अंदर जब हम ट्रैवल करते हैं तो इंक जो है वो बाहर क्यों आ जाती है? वो इसका मेन कारण होता है कि जैसे कि हम, ये आपकी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे क्या ये बढ़ेगी हमारी हाइट, दिस इज़ द हाइट। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ने से किस चीज़ में गिरावट देखने को मिलती है? जैसे ही हमारी हाइट बढ़ेगी तो हमें देखने को मिलता है डिक्रीज इन, डिक्रीजेस देखने को मिलते हैं किसके अंदर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका गिरता रहता है जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब घटेगा तो उसकी वजह से जो, देखिए ये इंक जो है पेन के अंदर, वो एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके पास, जो अर्थ सरफेस मतलब जैसे जो आपका जीरो लेवल है, जीरो से लेके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की जो रेंज है, उस रेंज में सर्वाइव करने के लिए उसको फिल किया गया है। जैसे ही बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से पेन से इंक जो है वो क्या होती है? बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डिक्रीज इन एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर में कमी होने की वजह से इंक बाहर आती है। जैसे आपने, अगर जो किसी ने मोस्टली आई थिंक सभी लोगों ने प्लेन में ट्रैवल किया होगा, किसी ने नहीं भी किया है, तो जब हम प्लेन में जाते हैं तो कहते हैं ना कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस ऊंचाई पर फलाना डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे माउंटेन्स की भी हम बात करें, जो हाई हाइट माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पे भी बिल्कुल जब हम पीक पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है? हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लेज़र इज बेस्ड ऑन द विच फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। किस साइंटिफिक सिद्धांत के ऊपर लेज़र जो है बेसिकली वर्क करता है? अब लेज़र की बात आई तो लेज़र के जब हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेटेड सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। ठीक है, तो लेज़र का बेसिकली ये जो टर्म है इसे कॉइन किया था 1957 के अंदर। 1957 में इस टर्म को कॉइन किया गया था, किसके द्वारा? उन साइंटिस्ट का नाम है गॉर्डन, या जॉर्डन, आप कहें जॉर्डन गाउल्ड, GOULD, जॉर्डन गाउल्ड। इन्होंने इस टर्म को बेसिकली फर्स्ट टाइम 1957 के अंदर कॉइन किया था। अब क्वेश्चन था कि किस साइंटिफिक फिनोमेना के अंदर ये काम करता है, तो इसके लिए जो साइंटिफिक फिनोमेना है वो है ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस पे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, प्रिंसिपल की बात करें तो वो है ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज डज नॉट एमिट। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज कौन सी चीज़ एमिट नहीं करती? तो देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी सिंपली हम बात करें अगर जो मैटर्स की, जो मैटर होता है, ये मैटर जब एनर्जी रिलीज करेगा तो दो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी की, मतलब देखिए जो मैटर से एनर्जी रिलीज होगी वो दो टाइप में होती है। टू टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। पहली वो होगी आपकी, उसे कहते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरीके से, क्योंकि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा वहाँ से जो एनर्जी मिलेगी, एक होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, और दूसरी होगी आपकी पार्टिकल रेडिएशन के फॉर्म में, पार्टिकल रेडिएशन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये होता है आपका प्योर एनर्जी, और जिसके अंदर दिस इज अ प्योर एनर्जी।
प्योर एनर्जी होती है और इसके अंदर क्या नहीं होता, इसके अंदर वेट नहीं होता है। जो वेट है, वजन है, वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ एक एनर्जी की फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्टिकल है आपका पार्टिकल रेडिएशन, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर एनर्जी और मास मतलब वेट भी होगा और एनर्जी भी होंगी, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। मतलब वेट भी होगा प्लस एनर्जी, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी पार्टिकल रेडिएशन के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पूछा गया कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली ये एक डिके धीरे धीरे डिके करते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव जैसे होता है ना कि रेडिएशन फैल गई तो उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म होता है। मतलब ये नहीं कि फटाफट खत्म हो गया या इंस्टेंटली कोई प्रोसेस करने से खत्म हो गया, उसका असर खत्म होते होते मतलब एक लंबा समय लग जाता है, ठीक है। यहाँ डू नॉट इमिट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक। अब इमिट की हम बात करें, इमिशन की बात कर रहा है ना, इमिशन क्या क्या इमिट करता है। अब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये इमिट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स भी इमिट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। और गामा रेज या गामा पार्टिकल्स की आप बात कर लीजिए, और साथ में एक्स रेज, ठीक है। ये सारे जो पार्टिकल्स हैं मतलब पॉजिटिवली चार्ज आपका रहेगा अल्फा, बाकी नेगेटिवली चार्ज रहेंगे अल्फा, गामा और एक्स रेज। ये सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से इमिट होती हैं। यहाँ पूछा है नॉट, तो भाई देखिए नॉट वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये सारी चीज़ें इमिट हो रही हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इनमें से कौन सा मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो होता है एक्चुअली, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द सिल्वर, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर होता है ये, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स या फिर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं। उसकी वजह से कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। बट जो गोल्ड, कॉपर और एल्युमिनियम की कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, बट ये कंडक्टर तो गुड होता है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंसिव है। भाई देखिए आप वायरिंग के अंदर या घरों में जो वायरिंग है या कहीं पर भी आपने वायर्स देखे होंगे वो जनरली सिल्वर के नहीं होते। सिल्वर क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई कंडक्टर तो अच्छा है बट इट इज़ अ कॉस्टलियर मटीरियल, ठीक है। कॉस्टली मटेरियल है, एक्सपेंसिव मटेरियल है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, इसका इस्तेमाल होता है बट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के अंदर, जैसे कि सैटेलाइट्स के जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं, सैटेलाइट्स के सर्किट बोर्ड्स, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। कॉपर थोड़ा सा लेस कंडक्टर होता है, मतलब लेस कंडक्टिव बिहेवियर होता है एज कम्पेयर टू द सिल्वर, बट इट इज़ चीपर एंड कॉमनली यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। तो कॉपर जो है कॉमनली यूज्ड है, चीपर है, इफेक्टिव कंडक्टर की तरह बिहेव करता है इन जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं घरों के अंदर वहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ में जो गोल्ड है, एल्युमिनियम, ब्रास, स्टील एलॉय भी आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेस्ट पूछा है तो दैट इज द सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ खीरकिन्स फॉर 2020-21। देखिए खीरकिन क्या होता है, जैसे कुकुम्बर होता है ना, ये भी एक कुकुम्बर जैसा ही एक पार्ट होता है जो आपने शायद देखा हो कि देखिए एक कुकुम्बर होता है जो लाइट ग्रीन कलर का होता है और एक कुकुम्बर थोड़ा सा आपको डार्किश ग्रीन कलर में दिखेगा। जो डार्क ग्रीन कलर होता है उसका स्किन कलर जो कुकुम्बर ही होता है बट वो डार्क ग्रीन कलर का होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ खीरकिन। उसका जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश ने किया है वो पूछा गया है यहाँ। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खरकिन का जो एक्सपोर्टर है, खीरे का एक्सपोर्टर, वो इंडिया रहा है 2020 और 21 के दौरान। इंडिया ने लगभग कुकुम्बर और खीरकिन जो खीरकिन या फिर आप इसे पिकलिंग कुकुम्बर भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिकलिंग कुकुम्बर, पिकलिंग कुकुम्बर, ठीक है। कुकुम्बर ये खीरे की प्रजाति है, मतलब एक तरीके से जो खीरा होता है ना, हम गर्मियों में खीरा ककड़ी खाते हैं तो खीरे का ही एक वेराइटी है बेसिकली। दिस इज सिमिलर टू बट दिस इज इन डार्क ग्रीन कलर, और एक जो नॉर्मल खीरा हमारा आता है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। और जो आपका इस साल मतलब बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना एक्सपोर्ट किया है, ये एक्सपोर्ट किया है 1.23 टन, मैट्रिक टन का जो ये आपका है खीरकिन, ये हमने एक्सपोर्ट किया है और जिसकी जो वैल्यू है
ये लगभग 114 यूएस डॉलर मिलियन यूएस डॉलर के आसपास की जो है ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। देखिए स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करें तो ग्लास के अंदर आपको देखने को मिलती है 2 इंटू 10⁸8, वाटर के अंदर मिलती है 2.25 इंटू 10⁸8। एंड इस तरह का क्वेश्चन हमने एक आई थिंक पहले भी किया हुआ है, बट आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन आ गया है, बट वी हैव टू डू इट दैट वन। दैट इज 1.24 इंटू 10⁸8 एंड वैक्यूम में दैट इज 10⁻3 सॉरी 8, क्योंकि 10 तो सबकी सेम ही है 8 है, बट वैक्यूम में क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है लाइट की स्पीड जो ट्रैवल करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर पे कभी पूछा जाए तो दैट विल बी दी योर वाटर, देन अ ग्लास, देन डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा ये यूनिट सिस्टम होते हैं, उसके अंदर कितने यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर बेस यूनिट होते हैं 7, जो कि आपका होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बाकियों पे चलो इतना नहीं आता है, बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे आता है। इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट दैट इज मोल, और इसको जो लिखा जाता है MOL। दिस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, यूनिट E लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CD। और दिस इज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ये आपका टाइम है। ठीक है, और टेम्परेचर को केल्विन में, केल्विन और K से डिनोट करते हैं, टाइम को आप सेकेंड्स में डिनोट करते हैं S, मास इज केजी में, केजी किलोग्राम, और दैट इज केजी में रिप्रेजेंटेशन, लेंथ को आप मीटर में लिखते हैं, एंड M इज द सिंबल। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 7। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव मटीरियल इज यूज टू ट्रीट बोन ट्यूमर। जो बोन ट्यूमर होता है, हड्डियों में ट्यूमर जो जनरेट हो जाता है या बन जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए किस टाइप का रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल होता है दैट इज स्ट्रोंशियम 90। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रोंशियम 90, इसे शॉर्ट में लिखते हैं SR90। SR90 इज दिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट इन बोन ट्यूमर। ठीक है, बोन ट्यूमर के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट में बेसिकली। ठीक है, और रिमोट वेदर स्टेशन के अंदर, नेविगेशन बैकन्स के अंदर, या स्पेस व्हीकल के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हमारे एयर में बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से देखने को मिलता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका एटमॉस्फेयर, देखिए ये आपका अर्थ सरफेस, ये आपका एटमॉस्फेयर, इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है उसके अंदर भी क्या आपको देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, इसका रीज़न है कि ये क्या करता है कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, जिसे आप लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये कहाँ से आती है, सन से आएगी। ये सन है आपका, जैसे सन, यहाँ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है जिसे आप इंफ्रा रेडिएशन कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जिन्हें कहा जाता है, ये जो आएंगी इन्हें ये एटमॉस्फेरिक गैसेज जो है वो जो पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर ग्रीन हाउस गैसेज है उनको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो वो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ एंटर करी इस एटमॉस्फेयर के अंदर, ये क्या है, वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती। रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, वो इसी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाती हैं, ट्रैप डाउन हो जाती हैं। ट्रैप होने की वजह से वो पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। ठीक है, तो जो इनडायरेक्टली हीटिंग का जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अदर ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये सारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सारी जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। हाइग्रोमीटर से क्या आप मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से बेसिकली आप मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बिल्कुल सही, करेक्टली पूछा है, नॉट नहीं है यहाँ पे, करेक्टली पूछा है, तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया आपका। बाकियों को भी देख लेते हैं। एनीमोमीटर से, देखिए एनीमोमीटर से रेनफॉल नहीं करते, एनीमोमीटर से हम करते हैं मेजर स्पीड ऑफ विंड।
विंड की स्पीड, स्पीड ऑफ विंड, हवा की जो गति है उसकी कितनी स्पीड से बह रही है उसको आप मेज़र करते हैं एनीमोमीटर से। एल्टीमीटर से आपके मेज़र करते हैं, एल्टीमीटर से मेज़र किया जाता है, दैट इज़ द एरोनॉइड बैरोमीटर, ठीक है, एनरॉइड बैरोमीटर, बैरोमीटर, या फिर आप दूसरे टर्म में कह लीजिए कि हाइट को मेज़र करने के लिए, एल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए एल्टीमीटर यूज़ किया जाता है। रेन गॉज से आप मेज़र करते हैं जो रेनफॉल है, कितनी बारिश हुई पर्टिकुलर क्षेत्र में, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है आसमान से, जिस भी फॉर्म में, उसको आप मेज़र करते हैं रेन गॉज के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर यूज फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो है वो इंडिया किस मार्क पर आता है यहाँ पर। देखिए ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, इसे आप TI शॉर्ट में कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये रिलीज करती है आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विच इज़ कॉल्ड एज अ CPI इंडेक्स, शॉर्ट में लिखा हुआ है ना CPI इंडेक्स, 2021 इसने रिलीज़ किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 85th रैंक पर आता है, ठीक है, इंडिया 85th रैंक पे, और उसकी पोजीशन विद पॉइंट्स की हम बात करें तो 40 पॉइंट्स के साथ, 40 पॉइंट्स के साथ इंडिया इस रैंक पर आता है अमंग द 180 कंट्रीज, ठीक है। मतलब अगर जो हम इसका वो बात करें तो 85/180 इज द परफॉर्मिंग परसेंटेज आप कह लीजिए इसका, ठीक है। 85 पोजीशन 180 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। इंडेक्स जो है यूज़ किया जाता है 0 to 100, जिसमें 40 पॉइंट्स भारत को मिले हैं पिछले उसमें, और जीरो जो रहता है दैट इज़ हाईली करप्टेड, मतलब जो जीरो वाला पॉइंट है दैट विल गोज टू द हाईली करप्टेड। जितना कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा करप्शन होगी उस देश के अंदर, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी कम वहाँ पर करप्शन होगी, या उतना ही ज़्यादा साफ़ सुथरा इसकी मतलब करप्शन फ्री कंट्री होगी। कोई भी कंट्री कम्प्लीटली करप्शन फ्री नहीं है दुनिया में, बट उतना कम रहेगा बेसिकली कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अगर जो ये तो 21 की बात है, तो 20 से हमने कंपेयर किया, अगर जो हम 2020 से कंपेयर करें तो 2020 में ये रैंक थी हमारी 86, हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, 21 में आए हम 85 पर, 1 पोजीशन हमने आगे ग्रोथ करी है। अब जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जिनके अच्छे खासे स्कोर रहे हैं, जो टॉप 3 में आते हैं, वो है आपका डेनमार्क, ये हमेशा डेनमार्क टॉप 3 में या टॉप फर्स्ट में ही बेसिकली आता है, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो इस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मतलब करप्ट कंट्री है, मोस्ट करप्टेड कंट्री, वो भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा जानकारी भी मिल जाती है, जिसे कहते हैं कंट्री है साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान। ये कंट्री जो है मोस्ट करप्टेड है, मतलब सबसे लिस्ट में सबसे नीचे है, मतलब 180th पोजीशन पे कौन सी है, साउथ सूडान, और उसके बाद है सीरिया देन सोमालिया, ठीक है। ये सारे नाम जो एस वाले हैं, साउथ सूडान, सीरिया एंड सोमालिया, दिस इज 180th पोजीशन, 179th पोजीशन, 178th पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग है दुनिया के अंदर। अब बात करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, इसके अंदर जो शुरुआत हुई थी, करप्शन बेसिकली जो इंडेक्स बनाने की बात हुई थी, ये शुरू हुआ था 1993 के अंदर, ठीक है। और ये एक जर्मनी बेस्ड है, बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, बेसिकली बैरोमीटर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाती है। तो ये सब है कहानी इसकी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 85th भारत की रैंकिंग है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल सेलिब्रेट नेशनल स्टार्टअप डे ऑन। इंडिया जो है, भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया 16 जनवरी को, 16 जनवरी को हर साल से, अब मतलब जो अभी आपका 22 साल स्टार्ट हुआ है 2022, इस डेट से 2022 में स्टार्ट किया, 16 जनवरी 2022 को नेशनल स्टार्टअप डे। हर साल अब हम इस डेट को नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे टू प्रमोट द स्टार्टअप कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल, कि मतलब हर जगह एक खुद का एक व्यापार, खुद का काम शुरू किया जाए, ताकि खुद भी आप रोजगार अर्जित करें और लोगों को भी
उसका अवसर दे, मतलब लोगों को भी एक रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल विल बिल्ड ओवर। एक नया ब्रिज जो बनाया गया है नेपाल और इंडिया के बीच में, ये कौन सी रिवर पे बना है बेसिकली, ये पूछा गया है। तो यूनियन कैबिनेट ने, जो भारत की यूनियन कैबिनेट ने, उसने एक नया बिल बनाने के लिए बात करी गई है। ये है महाकाली रिवर पर। कहाँ पर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। महाकाली रिवर जो कि कनेक्ट करेगा, ये एक जगह है धरचौला। धरचौला ये है उत्तराखंड के अंदर, धरचौला उत्तराखंड के अंदर विद नेपाल, नेपाल के साथ में। ठीक है, तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक रहेगा आपका महाकाली रिवर पर। ठीक है, दो कंट्रीज़ को एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा। और महाकाली रिवर को शारदा रिवर के नाम से भी हम जानते हैं। महाकाली रिवर को एक और नाम से जानते हैं, शारदा रिवर। शारदा जो रिवर है उस नाम से भी हम जानते हैं महाकाली रिवर को। और काली गंगा के नाम से भी कहा जाता है इसे, काली गंगा के नाम से भी इस रिवर को जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर स्पेशली। और फिर ये रिवर जो शारदा या काली रिवर, काली गंगा रिवर है, ये आगे आके जो घग्गर रिवर है, घाघरा रिवर उसमें आके मिल जाती है। घाघरा उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें मर्ज हो जाती है। ठीक है, और फिर ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। देखिए, उत्तराखंड में थी महाकाली, शारदा या काली रिवर, इन तीन नामों से जानी जाती है। उसके बाद ये घग्गर रिवर में आती है। घग्गर रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, और फिर जाके ये गंगा में मिल जाती है। और इसके ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम है टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इस पर बना हुआ है। शारदा बैराज भी है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपको इसी रिवर पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाकाली रिवर। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फॉरवर्ड करें सभी के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।